नमस्कार विद्यार्थियों। हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में अधिकारों से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे वैधानिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी तरह अधिकारों से संबंधित जो सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत और समाज कल्याण का सिद्धांत, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं, वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर रिची हैं, जिन्होंने ये कहा कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि वे उन्हें मिलने ही चाहिए, वे ही अधिकार होते हैं जिनके वे अभ्यस्त होते हैं, या जिनके संबंध में सही या गलत उनकी यह धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे। अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए बर्क ने भी कहा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाज पर आधारित अधिकार ही थे। तो इस तरह जो अधिकारों के ऐतिहासिक स्वरूप को स्वीकार करने वाले हैं, उनका यही मानना है कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं और जो सकारात्मक होते हैं, वो अधिकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई हैं, क्योंकि आलोचक ये कहते हैं कि सभी अधिकार रीति रिवाज के परिणाम नहीं होते। हमारे कुछ अधिकार रीति रिवाज पर आधारित हो सकते हैं, किंतु सभी अधिकारों को हम रीति रिवाजों का परिणाम नहीं कह सकते। सती प्रथा या बहुपत्नी का निषेध, शारदा कानून और हरिजनों का मंदिर प्रवेश भारत के रीति रिवाजों के विपरीत है। फिर भी समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन कानूनों का समर्थन किया। और दूसरी बात, आलोचक कहते हैं कि सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते। अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज हित में होते हैं, किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते थे। उदाहरण के लिए भूतकाल में दास प्रथा, बाल हत्या, सती प्रथा, बहुपत्नी व बाल विवाह की प्रथाएं विद्यमान रही हैं, किंतु ये प्रथाएं समाज हित के विरुद्ध होने के कारण इन्हें अधिकार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह आलोचक ये भी कहते हैं कि सुधार की संभावना का अंत हो जाता है यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए तो सुधारों की संभावना का अंत हो जाएगा। यदि भूतकाल में शिक्षा या विदेशी यात्रा का रिवाज नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पुतनिक युग में भी कूपमंडूक ही बने रहेंगे। इस तरह से आलोचक आलोचनाएं जरूर करते हैं इस सिद्धांत की, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अनेक अधिकार रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, ये हम सभी जानते हैं। दूसरा सिद्धांत है अधिकारों का समाज कल्याण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। बेंथम और मिल जैसे पाश्चात्य विचारक, उपयोगितावादी और रास्कोपाउंड एवं प्रोफेसर जेफर्स जैसे आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। लोस्की ने भी इसी सिद्धांत यानी उपयोगिता को ही अधिकार की कसौटी माना। बेंथम के अनुसार
अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह प्रोफेसर लास्की भी कहते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिनमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो अधिकारों का समाज कल्याण का सिद्धांत ये कहता है, उपयोगितावाद जो दिया बेंथम और मिल उस पर आधारित है, जो समाज कल्याण पर आधारित होता है। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, क्योंकि आलोचक मानते हैं कि यह संतोषजनक नहीं है, औचित्यपूर्ण भी नहीं है और इनमें कई महत्वपूर्ण कमियां मानी गई हैं। जैसे सबसे पहली यदि हम आलोचना लें इसकी, तो वो है लोक कल्याण की अस्पष्टता। लोकहित अधिकारों की अच्छी कसौटी कही जा सकती है, लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या नितांत कठिन है। लोक कल्याण का अर्थ सामान्यतः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बहुमत का स्वार्थ, लोक सम्मति या शासन की दृष्टि में जो सार्वजनिक हित हो आदि बातों से लिया जाता है। यदि इनमें से किसी एक को लोकहित या लोक कल्याण मान भी लें तो भी अधिक कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये शब्द नितांत अस्पष्ट और अनिश्चित है। तो इसलिए लोक कल्याण किसे कहेंगे ये स्पष्ट नहीं है। फिर दूसरी बात, आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष है। सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए यह एक समस्या हो जाती है। समाज कल्याण का सिद्धांत यह मानता है कि समाज कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। तो यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति का समाज के बड़े अंश की प्रसन्नता के लिए हमें बलिदान कर देना चाहिए। तो इस सिद्धांत को अपनाने में अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुंचने की भी पूरी आशंका रहती है और व्यक्ति को जनमत की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस तरह से इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी इसमें यह बात सत्य है कि अधिकार का अस्तित्व समाज के लिए या समाज के हित के लिए होता है। इसी क्रम में हम अगला सिद्धांत ले सकते हैं, जिसे आदर्शवादी या अधिकारों का व्यक्तिवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया है, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। और क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित कर दिया जाता है, इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहते हैं। क्रॉस, हेनरिची, ग्रीन, लॉस्की आदि विद्वानों द्वारा अधिकारों की जो परिभाषाएं की गई हैं वे अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत पर ही आश्रित है। क्रॉस ने उचित ही कहा है कि अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं, और हेनरिची कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भौतिक परिस्थितियां आवश्यक हैं उनकी रक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वही अधिकार है। तो यह सिद्धांत प्राकृतिक धारणा की इस मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है कि व्यक्ति कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ जन्म लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं वरन प्राकृतिक शक्तियां लेकर जन्म लेता है। प्राकृतिक शक्तियों के इस विकास का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व का विकास है, और व्यक्तित्व के विकास हेतु
उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य समाज एवं राज्य द्वारा किया जाता है। तो व्यक्तित्व के विकास हेतु व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है, अतः व्यक्ति का अधिकार है कि वह जीवित रहे। व्यक्तित्व के विकास हेतु शारीरिक उन्नति आवश्यक होने के कारण उत्तम व स्वास्थ्यकर भोजन की प्राप्ति उसका अधिकार हो जाता है, और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के कारण ही विवाह द्वारा परिवार का निर्माण, योग्यता अनुसार कार्य व पारिश्रम की प्राप्ति और शिक्षा व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अन्य अधिकार इस मुख्य अधिकार के सहायक मात्र होते हैं। आदर्शवादी या व्यक्तिवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत अनेक कारणों से अधिकारों की विवेचना के संबंध में सर्वाधिक संतोषप्रद सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले तो इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान की जाती है कि व्यक्ति स्वयं में एक साध्य है और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत व्यक्तित्व को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर प्राप्त होता है। यह सिद्धांत इस तर्कपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति को वे ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हों। यह सिद्धांत न तो व्यक्ति के गलत अधिकारों का समर्थन करता है और न ही उसे उचित अधिकारों से वंचित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण है इस सिद्धांत का कि यह सिद्धांत न तो प्राकृतिक सिद्धांत की तरह अधिकारों की निरपेक्षता या असीमितता का प्रतिपादन करता है और न ही वैधानिक सिद्धांत या समाज कल्याण सिद्धांत की तरह अधिकारों की सापेक्षता का प्रतिपादन करते हुए यह कहता है कि समाज या राज्य अधिकारों पर मनचाहे प्रतिबंध लगा सकता है। यह सिद्धांत मध्यम मार्ग ग्रहण करते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों पर केवल वे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो अन्य व्यक्तियों के विकास हेतु आवश्यक हो। इस तरह से हम इस सिद्धांत को व्यक्ति के हितों की दृष्टि से और समाज के हित की दृष्टि से अपने आप में संपूर्ण सिद्धांत कह सकते हैं। हालांकि इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि यह सिद्धांत अव्यावहारिक है। उनका मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक एवं व्यक्तिगत चीज है और समाज एवं राज्य न तो ठीक प्रकार से ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के विकास हेतु कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं और न ही बाहरी सुविधाओं के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव बनाया जा सकता है। किंतु यह आलोचना त्रुटिपूर्ण विचारों पर आधारित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए विकसित हो सकता है। वस्तुतः व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होता है और एक बड़ी सीमा तक इसका विकास बाहरी वातावरण पर निर्भर भी करता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और रोजगार की उचित व्यवस्था करके व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। ग्रीन ने सही कहा है कि समाज एवं राज्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करके व्यक्ति के जीवन को नैतिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि व्यक्तित्व के विकास रूपी आदर्श की प्राप्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है वह व्यक्ति का अधिकार है जो कि उचित प्रतीत होता है। तो व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत एक निश्चित रूप से मापदंड प्रस्तुत करता है जो अन्य सिद्धांतों के समर्थक नहीं कर पाते। इसलिए यदि हम सभी सिद्धांतों पर दृष्टिपात करें तो अधिकारों का यह व्यक्तित्ववादी सिद्धांत सबसे उचित जान पड़ता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को स्वीकार किया गया है जो कि बहुत ही उचित है। और इस सिद्धांत की कोई ऐसी महत्वपूर्ण कमी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि व्यक्ति का विकास होगा
तो समाज का विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। धन्यवाद।